कि हमारे पास दो किडनी है और किडनी में एक नोच जैसा पार्ट होता है, कॉनकेव पार्ट होता है, इसको हम हाइलम बोलते हैं। ये हाइलम था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस तरह का एक फनल के जैसा ये पार्ट आपको दिखता है, लेकिन इसमें बीच बीच में प्रोजेक्शंस जैसे होते हैं। इस तरह से ये प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। हर एक प्रोजेक्शंस को हमने नाम दिया था कैलिक्स। और ये जो एक चैम्बर बना, ये चैम्बर कहलाता है रीनल पेल्विस। यहाँ से आपका निकलता है यूरेटर, ये यूरेटर निकलता है, इसमें रीनल आर्टरी ब्लड लाती है और रीनल वेन यहाँ से ब्लड लेके जाती है। इस तरह से हाइलम से ही ये तीनों पार्ट जुड़े हुए होते हैं। देखिए, ये जो आपका किडनी है, इसमें जो ये सेंट्रल वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये आपका मेडुला होता है। ये पार्ट क्या है? मेडुला। और ये जो बाहर का पेरिफेरल है, ये आपका है कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ठीक है। तो हमको यहाँ कॉर्टेक्स तो समझ में आता है, लेकिन मेडुला कहाँ होता है? ये रीनल पेल्विस के जो आउटग्रोथ निकले हैं, ये जो कैलिक्स है, इनके ऊपर मेडुला इस तरह का मेडुलरी पिरामिड के रूप में पाया जाता है। ये आपका मेडुलरी पिरामिड के रूप में। मेडुला एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, मेडुला क्या है? पिरामिड के रूप में पाया जाता है। तो मैंने कुछ इस तरह से आपको बताया, ठीक है। अब ये अगर आपका पूरा कॉर्टेक्स है, ये क्या है? ये पूरा कॉर्टेक्स हो गया। तो कॉर्टेक्स आप देख रहे हैं कि मेडुला के बीच में अंदर तक जा रहा है, ये अंदर तक जा रहा है, ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट जो अंदर जा रहा है वो कहलाता है कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। अब तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि किडनी कैसा है। ये पार्ट जो है एक्चुअली, ये वाला जो एरिया है, ये आपका मेडुला वाला एरिया हो गया, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। मेडुला कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि मेडुलरी पिरामिड के रूप में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि आखिर इसमें किडनी में फिल्ट्रेशन की यूनिट क्या है। तो फिल्ट्रेशन की यूनिट हमने 10th में भी पढ़ी थी, हम उसे बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। हर एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं, ब्लड को छानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारा जो किडनी है वहाँ लगभग मिलियंस ऑफ ये नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं। तो ये नेफ्रॉन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। यहाँ पर हम कुछ इस तरह की बनाएंगे जो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। कुछ इस तरह की लाइन आपके बुक में डायग्राम में बनी हुई है, यहाँ पर यही आपको समझना है कि ये क्या चीज़ बनी है। चलिए पहले मैं आपको नेफ्रॉन बता देता हूँ, नेफ्रॉन क्या होता है। हर एक किडनी में बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट होती हैं जिनको नेफ्रॉन बोला। नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के। एक होता है ग्लोमेरुलस, एक क्या होता है? ग्लोमेरुलस। और दूसरा होता है ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट। पहले दोनों को समझते हैं। ग्लोमेरुलस क्या है? देखिए, हर फिल्टर के लिए ब्लड आएगा और फिल्टर उस ब्लड को छानेगा और फिर छानने के बाद ब्लड चला जाएगा। तो वहां पर ब्लड कैपिलरीज का जो एक गुच्छा बनता है, जैसे मान लीजिए किसी भी जगह पर ये एक ब्लड आ रहा है और तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से मान लीजिए कहीं से भी एक नेफ्रॉन के लिए ब्लड आ रहा है, तो इसमें से इस पाइप से ब्लड आएगा, यहाँ जाकर ये एक फाइन ब्रांचिंग बनाएगा, एक नेटवर्क बनाएगा, तो ब्लड कैपिलरीज बनाएगा और फिर ब्लड यहाँ से इस तरह से आउट हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये जो एक ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा बना,
ये जो पार्ट बना हुआ है, ये जो गुच्छा सा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस अपने आप में ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है जो इनपुट और आउटपुट ब्लड के बीच में पाया जाता है। इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। सिंपल सी बात। और यहाँ देखिए ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज की दीवारें बहुत पतली होती हैं। यहाँ पर कुछ भी सीक्रेट भी होता है, बाहर कुछ निकल भी सकता है, डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर। ये थोड़ा सा बाद में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट क्या होता है? एक ट्यूब के जैसा ये पार्ट है। मान लीजिए ये मैंने एक ट्यूब बना दी, ये क्या है? एक ट्यूब बना दी। अब इस ट्यूब में आगे वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा इस तरह का कप के जैसा शेप होता है, इस तरह का एक कप के जैसा शेप होता है। और पीछे वाला जो पार्ट है वो एक बड़े पाइप में जाके खुल जाता है। ये आपका ट्यूबुलर पोर्शन कहलाता है। अब ये ट्यूबुलर पोर्शन का आगे जो एक कप वाला पार्ट है, इस कप वाले पार्ट को हम बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं? वोमेन कैप्सूल। और ये जो ट्यूबुलर वाला पार्ट है जो लॉन्ग एलोंगेटेड टाइप का है, इसको भी जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप का पोर्शन दिखता है जिनके हम अलग अलग नाम देते हैं। वो थोड़ा सा जब डायग्राम इसको प्रॉपर हम अरेंज करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आगे यहाँ मिलता है पीसीटी, यहाँ पर एक लूप पाया जाएगा, और यहाँ मिलता है डीसीटी। ये तीन नाम फिलहाल आप याद करो जो इसके ट्यूबुलर पार्ट में होते हैं। वोमेन कैप्सूल तो है ही है कप के जैसा। अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है, ये ग्लोमेरुलस इस वोमेन कैप्सूल के अंदर ही पैक होता है। ये जो आपका कैप्सूल है, मान लीजिए इस तरह से मैं एक कैप्सूल बनाता हूँ। इस कैप्सूल के अंदर ये पूरा पार्ट पैक होता है, एकदम एयर टाइट होता है, एकदम पूरा हाईली पैक्ड होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलस इज फाउंड इनसाइड द वोमेन कैप्सूल। और ये वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, अगर हम इन दोनों को एक ही नाम देना चाहें कि इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, तो उसका नाम है मेलपिगियन बॉडी। उसका नाम क्या है? मेलपिगियन बॉडी। देखिए मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जब आएगा तो वो आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स नहीं है बल्कि मेलपिगियन बॉडी किससे मिलके बनता है? ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन कैप्सूल। केवल इस पार्ट को हम बोलते हैं मेलपिगियन बॉडी। ठीक है, तो एक बार फिर से मुझे ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका हो गया वोमेन कैप्सूल। मान लीजिए मैंने इस तरह से वोमेन कैप्सूल बना दिया। ठीक है, और वोमेन कैप्सूल में ये आपका वोमेन कैप्सूल हो गया। यहाँ पर एक ब्लड आएगा, इसके अंदर आने वाला जो ब्लड का पाइप है वो काफी मोटा होता है, और यहां से जो एक ब्लड जाएगा वो थोड़ा सा पतला पाइप होता है। ये यहाँ पर स्पेशल बात आपको याद रखना है। ये पाइप थोड़ा मोटा है जिसमें से ब्लड आ रहा है, और ये पाइप जो जा रहा है वो थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, अंदर यहाँ इनका नेटवर्क बना हुआ है, पूरा एकदम पैक हो रहा है। ये बन गया आपका ग्लोमेरुलस, ये पूरा ग्लोमेरुलस। और ये ना वोमेन कैप्सूल के अंदर बिल्कुल फिट होता है, कोई और यहाँ पे जगह नहीं होती, कुछ भी एकदम पैक होता है। ये दोनों को मैं थोड़ा स्पेस दिखाया, लेकिन ये बिल्कुल पैक होके चलता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज की दीवारें बहुत पतली हैं। अगर इसमें से ज्यादा ब्लड आएगा प्रेशर के साथ और जाने वाला ब्लड अगर कम होगा तो बहुत सारा जो चूंकि प्रेशर यहाँ क्रिएट हो रहा है तो कुछ ना कुछ ब्लड का प्लाज्मा ब्लड कैपिलरीज की दीवारों से सीपेज होके इस स्पेस में आ जाएगा, इस स्पेस में। और यहां से ये जो लिक्विड है ये इस स्पेस से निकलकर आ जाएगा इस पाइप में। और ये पाइप यहां से जब जाएगा तो यहां पर शुरुआत में इस तरह का एक कॉइलिंग बनाएगा। शुरुआत में क्या बनाएगा? इस तरह की कॉइलिंग बनाएगा।
और फिर एक लूप बनाएगा इस तरह से, एक वी शेप का या यू शेप का एक लूप बनाता है पाइप, ये ट्यूबुलर पार्ट है, और फिर से जाकर ये फिर से लूप बनाता है ऊपर जाकर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, और ये जाकर खुलता है एक बड़े पाइप में। ये मैंने बड़ा पाइप बना दिया, रटना नहीं है, समझना है इस चीज को, ठीक है। इस तरह से सिंपल सी बात है। अब देखिए, ये केवल ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है, इसको तो हमने नाम दिया ग्लोमेरुलस। ये जो कप जैसा शेप जो बना है, इसको नाम दिया बोमेन कैप्सूल, और इन दोनों को मिलाकर बोला मेलपिगियन बॉडी। यहां से कुछ ट्यूबुलर पार्ट है, इस तरह से कॉइलिंग कर रहा है, इसको बोलते हैं पीसीटी। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? पीसीटी। पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल या पार्स, कुछ भी आप बोलिए, प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसको बोलते हैं पीसीटी। ये जो बाद में जाकर दूर जाकर फिर से कॉइलिंग हो गया, इस पार्ट को हम बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी का मतलब डिस्टल, दूर, जो दूर मौजूद है, उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये पार्ट हो गया। ये जो बड़ा पाइप है जिसमें जाके ये खुलता है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और ये जो यू शेप का जो लूप जैसा बन रहा है, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं हम हैनले लूप। इसको क्या बोलते हैं? हैनले लूप। अब देखिए, कुछ भी छन के आएगा इसमें से आएगा तो इसका फ्लो इधर होगा नीचे की साइड में, कुछ भी लिक्विड जो आ रहा है वो इसका फ्लो ऐसे रहेगा, और फिर बाद में ऐसे जाएगा तो ये इसका फ्लो ऊपर हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में इस लूप में ब्लड का फ्लो होता है, एक लूप में नीचे फ्लूइड आएगा और दूसरे पार्ट में ये फ्लूइड ऊपर जाएगा। तो एक इस जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज मूव करती है, एक में ऊपर आ रही है फिर नीचे जा रही है, तो इसको काउंटर करंट बोलते हैं। काउंटर करंट, काउंटर करंट का मतलब पास पास में एक चीज ऊपर से नीचे आ रही है और फिर नीचे से ऊपर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है हैनले लूप में, जिसके कारण हमारा यूरिन कंसंट्रेट होता है, ठीक है। वो बाद में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। हैनले लूप में जिसमें फ्लूइड नीचे आ रहा है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। और जिसमें ऊपर जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग, थोड़ा सा ये आपका तो सीधा सिंपल है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये शब्द अब मुझे नहीं लगता कि बहुत आपको समझाने की जरूरत है। डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे आना डिसेंडिंग, नीचे से ऊपर जाना ये असेंडिंग हो जाएगा, असेंडिंग लिम्ब। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जिनको शायद आप क्लास 10 से पहले से ही जानते हैं। सर बार बार आप यही क्यों पढ़ाते रहते हैं, ये सब हम जानते हैं। एक्चुअली अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज जो है वो आपको जानना चाहिए। सबसे पहली तो बात कि ये जो पूरा पार्ट है आपका, जो ये पूरा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। किडनी में ये कितने होते हैं? लगभग मिलियंस के आसपास होते हैं, और ये फिल्ट्रेशन करने की यूनिट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन को ही कहते हैं, ठीक है। ये जो नेफ्रॉन है जिसमें ये आपका ग्लोमेरुलस पार्ट है और ये पूरा ट्यूब वाला जो पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट, ये जो नेफ्रॉन है ये दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। हाँ, ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं। सर नेफ्रॉन भी 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरे को हम बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन, या उसको नाम दे दिया गया जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। मेडुलरी नेफ्रॉन। देखिए, किडनी में 2 पार्ट थे, ये आपका किडनी था, किडनी में 2 पार्ट थे, ये आपका मेडुला था और ये आपका कॉर्टेक्स था। तो ऐसे नेफ्रॉन जिनका मोस्ट ऑफ पार्ट केवल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ पार्ट अगर कॉर्टेक्स में पाया जाता है तो उनको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन।
और जिनका कुछ पार्ट मेडुला के अंदर तक होता है, मेडुला के अंदर तक अगर आया होता है इस पार्ट में भी, अगर इस पूरे नेफ्रॉन का कुछ पार्ट, खासतौर पे हम इस लूप की बात करेंगे, ये लूप अगर मेडुला के अंदर अंदर तक जा रहा है तो फिर उस नेफ्रॉन को हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। बस केवल दो नाम आपको याद करना है। अब मैं ये थोड़ा अपने हिसाब से डायग्राम से आपको समझाता हूं कि वाकई में हो क्या रहा है। देखिए, इसके लिए मैं एक मेडुलरी पिरामिड बना रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बनाया, एक मेडुलरी पिरामिड बनाया। ये एक मेडुलरी पिरामिड इस तरह से। ठीक है, अब इसमें जो वो आपके इस तरह के रॉड जैसे दिख रहे हैं, मैंने सपोज ये एक वो पाइप बना दिया जो आपको लाइन लाइन से डायग्राम में दिख रहा है। ये है एक्चुअल में कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे बहुत सारे लाइन 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 करके आपकी बुक में बने हुए हैं। मैंने केवल एक लाइन को यहाँ पाइप के रूप में दिखाया है, वो है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन का ये जो बॉमेन कैप्सूल वाला पार्ट है, ये जो बॉमेन कैप्सूल वाला पार्ट है वो मिलता है मेडुला के बाहर। इधर क्या है, इधर कॉर्टेक्स है। भाई देखिए, मैंने जो किडनी आपको बनाई थी, ये मान लीजिए आपका ये हो गया मेडुला, ये आपका मेडुला हो गया। यहाँ पे मैंने ये वाला जो एक लाइन है वो लाइन यहाँ पे बनाई है। ठीक है, अब ये आपका कॉर्टेक्स पार्ट है और ये अंदर मेडुला वाला पार्ट है। तो ये पूरा मेडुला है आपका, ये बाहर वाला कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स में हर एक नेफ्रॉन का जो बॉमेन कैप्सूल है वो बाहर होता है, कॉर्टेक्स में होता है। यहीं पर इसका होता है पीसीटी, यहीं पर क्या होता है, पीसीटी। और जो लूप होता है वो इस मेडुला के अंदर तक आता है इस तरह से। और फिर डीसीटी भी बाहर होता है और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट इसमें जाकर खुलती है। तो मुझे लग रहा है कि आपको अब नेफ्रॉन की पोजीशन समझ में आई कि नेफ्रॉन कहां होता है। नेफ्रॉन कहां होता है, नेफ्रॉन का बॉमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये पार्ट हमेशा कॉर्टेक्स में होता है। और जो हेनले लूप होता है वो काफी डीप तक अंदर तक जाकर मेडुला में इस तरह से लूप बना के निकलता है। क्लियर हो गया बात। ऐसे नेफ्रॉन जिनका हेनले लूप मेडुला में काफी नीचे तक जाता है उनको हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं कि मान लीजिए ये आपका बॉमेन कैप्सूल, ये आपका पीसीटी, और थोड़े से बस आए और यहीं से डीसीटी हो गया और बस इसमें जाके खुल गए। एक्चुअली इसमें तो बहुत सारे ऐसे कलेक्टिंग डक्ट है ना भाई, यहाँ पर भी कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर भी कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर भी। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट, लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन लगे हैं इसमें, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट है। अब यहाँ पर और क्या चीज एक्स्ट्रा आपको समझना है वो थोड़ा जानने की कोशिश करो। ये तो क्लियर हो गया कि नेफ्रॉन दो तरह के हैं। अगर हेनले लूप ज्यादा डीप तक मेडुला के अंदर जा रहा है तो मेडुलरी, अगर केवल ऊपर थोड़ा सा टच कर रहा है या ज्यादा नहीं आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि ये कॉर्टेक्स में ही पाए जाते हैं। ऊपर का पार्ट इस मेडुला के बाहर क्या है, ये सब कॉर्टेक्स है, ये क्या है, ये मेडुला है। तो बस ये दो चीज तो आपको समझ में आ ही गई, और कहां पोजीशन है नेफ्रॉन की वो भी आपको समझ में आ गया। अब समझ में एक चीज और आना है कि अब मैं यहां पर बनाता हूं, सपोज ब्लड कैपिलरीज हर एक फिल्टर के पास आएगी। भाई फिल्टर के पास ब्लड आएगा तभी तो छानेगा ना ये इसको। तो ब्लड जो आपका यहां से आया, कौन आया, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी अंदर जाकर बहुत सारी ब्रांच बनाती है, अलग अलग ब्रांच बनाती है, अलग अलग ब्रांच बनाती है, और हर ब्रांच कोई ना कोई एक नेफ्रॉन के अंदर जाती है। ये अलग अलग नेफ्रॉन के अंदर जा रही है और ग्लोमेरुलस बनाती है वहां पर। सपोज ऐसी ही एक ब्रांच यहां पर आई, एक ब्रांच यहां पर आई इस तरह से, और ये इसके अंदर गई, यहां पर बनाया ग्लोमेरुलस। ध्यान देना, मैंने क्या बनाया, ब्लड की कैपिलरी बनाई, ये ब्लड की सप्लाई बताया जो आ रही है एक नेफ्रॉन के अंदर इस तरह से। और यहां से जब ये वापस निकलता है, देखिए यहां से ये ब्लड का
सर्कुलेशन वापस निकलता है तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से निकलता है, ये इस तरह से, और फिर ये चला जाएगा ब्लड। ठीक है, तो ये मैंने एक बहुत ही सावधानी से आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया। आप इसको समझिए, ये ब्लड वापस जब जाएगा तो कहीं ना कहीं हेनले लूप के साथ खुद एक लूप बनाएगा। हेनले लूप आपका ऐसा था, और जो ब्लड का पाइप आया वो कुछ इस तरह से आकर जाएगा, इस तरह से, हाँ, इस तरह से जाएगा। मतलब ये जो आपका हेनले लूप है, इसमें जो छन के आ रहा है वो डायरेक्शन ऐसे है, और इसमें ये डायरेक्शन ऐसे है हेनले लूप के अंदर। लेकिन ब्लड जो जा रहा है, ये जो ब्लड जा रहा है, इस ब्लड में ब्लड की सप्लाई नीचे है और इसमें ब्लड की सप्लाई ऊपर है। मतलब ये जो ब्लड का आउटपुट हो रहा है, ये खुद भी एक काउंटर करंट मैकेनिज्म कर रहा है। इसमें ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है। और हेनले लूप में क्या हो रहा है, इसमें अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ब्लड की सप्लाई में नीचे से ऊपर ब्लड जा रहा है, जस्ट काउंटर करंट। ये वाला डायग्राम आप समझ गए तो समझो कि आपको एक्सक्रीशन काफी हद तक समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल। ठीक है, ये जो ब्लड कैपिलरीज का लूप बना, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। इसको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा बोलते हैं इसको। हेनले लूप ये हो गया, और वासा रिएक्टा मान लीजिए जो पाइप आया वो ऐसे हो गया, ये इसमें सप्लाई ब्लड की ऐसे है, और इसमें जो हेनले लूप है उसकी सप्लाई ऐसे है। ये आप थोड़ा समझिए। हेनले लूप खुद की दो ब्रांच में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज काउंटर करंट। वासा रिएक्टा की लिम्स ये आपस में भी काउंटर करंट। और इनमें अगर हम देखें आपस में, तो जहां पर वासा रिएक्टा में ऊपर से नीचे ब्लड आ रहा है, वहां हेनले लूप में नीचे से ऊपर जा रहा है। ये भी एकदम अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। इधर जो पेयरिंग हो रहा है ये अपोजिट है, इधर जो पेयरिंग हो रहा है ये अपोजिट है। तो ये जो एक काउंटर करंट मैकेनिज्म बनता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो बनता है, इसी से यूरिन कंसंट्रेट होता है। ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है समझने के लिए। मैं इसको जब टॉपिक आएगा तो समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम चूंकि स्ट्रक्चर देख रहे हैं, नेफ्रॉन कहाँ है, किडनी में किधर लगा है, क्या अरेंजमेंट है, तो वो चीज आपको यहां समझना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने एक और खास बात यहां पे बनाई। ये जो ब्लड आ रहा है, जो ब्लड की सप्लाई हर एक नेफ्रॉन को आ रही है, देखिए यहां पर मैंने देखा ये रीनल आर्टरी तो आई, लेकिन बाद में अलग अलग ब्रांच बन गई। तो हर एक ब्रांच को क्या बोलेंगे? इस ब्रांच को क्या बोलेंगे जो ये नेफ्रॉन के अंदर आ रही है? इस ब्रांच को हम बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल, आर्टरी की ब्रांच, आर्टरी की ब्रांच को बोलते हैं एट्रियोल। और एफरेंट मतलब आने वाली, एफरेंट का मतलब क्या हो गया? आने वाली ब्रांच। अभी भी ये आर्टरी ही है, ध्यान देना। और जब यहां से ये ब्लड निकलेगा छनने के बाद, अभी भी ये आर्टरी है, इसको वेन मत बोल देना। अभी इसको वेन नहीं बोलेंगे, जब वो किडनी से बाहर निकलने की जाएगी तब उसको हम वेन बोलेंगे। अभी वो यहां पर केवल एक्सचेंज करने का काम कर रही है। अभी एफरेंट एट्रियोल है, और यहां से जो ये निकली फिल्टर करने के बाद यहां पर फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड छन जाएगा। ये जो ब्रांच निकली इसको बोलते हैं ईफरेंट, ईफरेंट एट्रियोल। अभी भी एट्रियोल है, इसको वेन मत बोलना, नहीं तो गलत होता है। ये एफरेंट एट्रियोल और वो ईफरेंट एट्रियोल। क्लियर हो गया? एफरेंट एट्रियोल का ल्यूमेन या इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ज्यादा ब्लड आता है, प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ईफरेंट। इसी के कारण यहां छनता है ब्लड। और एक चीज मैंने यहां पर बताई, जब एफरेंट एट्रियोल आ रही थी तो कहीं ना कहीं ये डीसीटी को टच कर रही है। ये डीसीटी, हेनले लूप के डीसीटी को टच कर रही है यहां पर।
ठीक है। टच करने से आप देखिए, मान लीजिए ये आपका डीसीटी का पाइप है, ठीक है, इसकी ये सेल है डीसीटी की, ये वाली इस तरह से, और ये मान लीजिए आपका एक एफरेंट एट्रियोल आ रही है यहां से, ये एफरेंट एट्रियोल, ये एफरेंट एट्रियोल की सेल है। ये दोनों सेल यहां मिलकर डीसीटी की और ब्लड कैपिलरीज की, ये सेल मिलकर कुछ सीक्रेशन का काम करती हैं। सीक्रेशन, कुछ केमिकल सीक्रेट होता है इन स्पेशल सेल से, ये एक सीक्रेटरी सेल बन गया। और ये जो एक टिश्यू बना, ये जो एक पॉइंट बना जहां की सेल कुछ सीक्रेट करके इस ब्लड में रिलीज करती हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस बोलते हैं। कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी बात है, एफरेंट एट्रियोल along with DCT cell, afferent atrial cell along with DCT cell make a common tissue which have the power of secretion. This tissue is called JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस बोलते हैं इसको। यहां पे ब्लड आने वाला यहां टच करके जाएगा, फिर इसमें जाएगा। ये वाला पार्ट आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा ये समझाने का कोशिश किया। अब मैं थोड़ा सा दूसरा डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए, ये मान लीजिए आपका ब्लड सप्लाई आया, ये यहां पर ब्रांच 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 होके इस तरह से ये ब्लड सप्लाई वापस से गया, ये ब्लड सप्लाई गई, ठीक है। और यहां पर जो बॉमेन कैप्सूल है, वो बॉमेन कैप्सूल लगभग इस तरह से मौजूद है। ये आपका बॉमेन कैप्सूल, ठीक है, इसको इससे टच करो ताकि कोई स्पेस मौजूद ना रहे। ये आपका बॉमेन कैप्सूल। अब देखिए, यहां से ब्लड मान लीजिए बहुत प्रेशर के साथ आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, और इधर का पाइप अगर कम है जिसमें कम जाएगा, तो यहाँ ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये जो बहुत पतली पतली दीवारें हैं ब्लड कैपिलरीज की, यहाँ से ब्लड का प्लाज्मा छन कर इसके बीच में आएगा, यहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा। और इस जगह में कुछ स्पेशल प्रोटीन होती है, कुछ मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, प्रोटीन एक्चुअली खासतौर प्रोटीन की बनी कुछ मेम्ब्रेन्स होती है। और ये जो बॉमेन कैप्सूल की ये जो दीवारें हैं, ये जो सेल हैं, एक्चुअली यहाँ पर भी सेल हैं। ये भाई कोई भी ये जो बना है, कुछ ना कुछ तो सेल होंगी। इन सेल के बीच में स्पेशल छोटे छोटे गैप होते हैं। यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे स्पेस है जिसमें से कुछ भी जो यहाँ छन के आया वो इन प्रोटीन से छन के आएगा, तो यहाँ पर वो अंदर आ सकता है। क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है, अब इसको, इस लिक्विड को बाहर जाने की तो कोई जगह नहीं है, और प्रेशर से लगातार आता जा रहा है, तो यहां से बिल्कुल ये छन छन के इस ट्यूब में आना शुरू कर देता है। प्रेशर के कारण ये सब हो रहा है। इस लिक्विड को बाहर कहीं लीकेज होने की जगह नहीं है, इधर से लगातार छन छन के आ रहा है, क्योंकि पाइप आगे वाला बहुत छोटा है, उसमें से जा नहीं सकता। तो यहां इन दीवारों से कुछ भी ब्लड का प्लाज्मा छन के आएगा। हाँ, ये ब्लड का प्लाज्मा छन के आएगा, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ये जो भी है ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट, ये क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट जो छन गया ब्लड में से, जो छन गया ग्लोमेरुलस के अंदर, वो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाएगा। और वो फिल्ट्रेट वॉमेन कैप्सूल की सेल के बीच में मौजूद बहुत बारीक पतले पतले स्पेस से सीपेज होके इस ट्यूबुलर पार्ट में आ जाएगा। इन सेल को, चूंकि ये स्पेशल सेल हैं जिनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं बिटवीन द सेल, इन सेल को हम बोलते हैं पोडोसाइट सेल। इनको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट सेल। जैसे मटकी में पानी आप भरते हैं, तो जब ग्रेविटी लगता है, ज्यादा मटकी एकदम फुल पानी से भरी है, तो पानी का भी प्रेशर लगता है, तो आप देखते हैं कि मटकी की दीवारों से पानी टपक टपक के नीचे आना शुरू होता है, सीपेज होता है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर हो रहा है, ये फिल्ट्रेशन हो रहा है।
ये छन गया, छनने के बाद अब इस प्रोटीन से और इस पोडोसाइट सेल से होकर ये ट्यूबुलर पार्ट में आता है। यहां पर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। केवल फिल्ट्रेशन नहीं, फिल्ट्रेशन के बाद भी एकदम छन कर आ रहा है, जिसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब जब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ तो देखिए कौन कौन सी दीवार उस ब्लड के प्लाज्मा ने क्रॉस किया है। सबसे पहले तो ब्लड कैपिलरीज की दीवार को वो सीपेज होके आया, फिर ये बीच में कुछ मेम्ब्रेन्स हैं, एक्चुअली कुछ प्रोटीन होती हैं, वो यहां से क्या करती हैं कि जितनी भी प्रोटीन यहां पर छन के आई ब्लड के प्लाज्मा में, उसको इधर नहीं आने देंगी। इसमें केवल और केवल ब्लड का प्लाज्मा छन के आएगा यहां पर। यहां तक तो प्रोटीन भी आ रही है, लेकिन प्रोटीन इसको वापस इधर नहीं आने देती। ओनली द ब्लड प्लाज्मा विल पास थ्रू द बॉमेन कैप्सूल पोडोसाइट सेल। तो ये जो पोडोसाइट सेल है ये फिल्ट्रेशन का काम करती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करती है, छाने का काम करती है। एक तो ये ब्लड कैपिलरीज की दीवार क्रॉस किया, एक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं, बेसमेंट मटेरियल आप कह सकते हैं, और एक बॉमेन कैप्सूल की दीवारों को, ये तीन यहां पर क्रॉस करना पड़ता है, तब जाकर लिक्विड इस ट्यूब में आ पाता है। और इस ट्यूब की जो सेल हैं, ये वाली जो सेल हैं, ये सेल भी यूनिक होती हैं, स्पेशल होती हैं। खासतौर पे जो आप पीसीटी की बात करेंगे, ये जो पीसीटी है, तो इनकी जो ये सेल हैं ये एक्चुअली होती हैं क्यूबॉइडल टिश्यू। ये क्या होती हैं, क्यूबॉइडल टिश्यू होती हैं। और क्यूबॉइडल टिश्यू का एक मेन फंक्शन होता है कि दे हैव द पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन एज वेल एज सीक्रेशन। एब्जॉर्प्शन की पावर होती है इनकी, क्यूबॉइडल सेल की। आपसे पूछा भी जाता है पीसीटी की वॉल में, पीसीटी की दीवारों में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, आंसर आता है क्यूबॉइडल टिश्यू वहां पर होता है। और ये क्यूबॉइडल टिश्यू एब्जॉर्प्शन भी करता है और कुछ अमाउंट में सीक्रेशन भी करता है। ट्यूबुलर सीक्रेशन बोलते हैं उसको। जब ये सीक्रेशन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशन। टिब्यूल्स के द्वारा भी कुछ मटेरियल सीक्रेट किया जाता है। तो ये एक छोटी सी कहानी है, सीधा सिंपल आप समझिए। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन के लिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो मैंने अभी आपको बताया। ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्लाज्मा छनकर बॉमेन कैप्सूल में कलेक्ट होता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और जब ये तीनों लेयर से ये फिल्ट्रेट पास होके इस कैविटी में आएगा, स्पेस में आएगा, तब ये हो जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एकदम फाइन फिल्टर हो जाएगा। अब भाई उस लिक्विड में क्या क्या होगा, क्योंकि ब्लड का प्लाज्मा छन के आया तो ब्लड के प्लाज्मा में क्या क्या होता है, ग्लूकोज होता है, उसमें कुछ प्रोटीन भी होती है, उसमें वाटर भी होगा, उसमें यूरिया भी होगा, क्योंकि ब्लड में यूरिया है, लीवर ने कन्वर्ट करके ब्लड में रिलीज कर दिया था, तो ब्लड में आ रहा है, वो यूरिया भी इसमें छन के आएगा, सब कुछ छन के आएगा। लेकिन प्रोटीन बाद में आगे जाकर यहां पास नहीं हो पाएंगी। ये जो बीच का जो पार्ट है ये प्रोटीन को इधर नहीं आने देता, और प्रोटीन कैन नॉट बी फाउंड इन दिस पार्ट, बट अमीनो एसिड कैन बी ऑब्जर्व। अमीनो एसिड तो आ जाएंगे, प्रोटीन नहीं आ पाएंगी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया ना, अल्ट्रा मतलब वो बहुत ही बारीक चीज को पास करने देगा, बाकी चीज को यहीं रोक लेगा। तो इस तरह से यहां पर ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है। कोई भी प्रोटीन पास नहीं कर सकती अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। और अगर हम बात करें एक किडनी के अंदर जितने भी नेफ्रॉन हैं, वो कितना ब्लड छान देते, कितना ब्लड आता होगा सभी पूरी किडनी में। जैसे ये जो ब्लड आ रहा है एक नेफ्रॉन के लिए, ऐसे तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है किडनी में, तो ये लगभग आपका पर मिनट 1 लीटर ब्लड को छानते हैं। 1 लीटर ब्लड पर मिनट हमारी किडनी में से होके निकल जाता है। ब्लड निकलता है 1 लीटर। कंफ्यूजन नहीं होना है, हमारी किडनी में पर मिनट 1 लीटर ब्लड फिल्टर होके चला जाता है।
1 से सवा लीटर भी बोल सकते हैं, 1 लीटर आप याद रखिए, लगभग 1/5 टोटल। अगर टोटल 5 लीटर ब्लड किसी ह्यूमन बींग्स में है तो 1 लीटर तो किडनी से होके ही पास हो रहा है हर मिनट। और जब ये 1 लीटर ब्लड पूरा निकलता है तो हमारी किडनी उसमें से ये फिल्ट्रेट कितना निकाल लेती हैं, क्योंकि 1 लीटर आया था, 1 लीटर आया, उसमें से लगभग 120 ml छनकर इसमें आ जाएगा, इस पार्ट में। मतलब हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करने के बाद कितना फिल्ट्रेट निकाल सकती हैं पर मिनट, फिल्ट्रेट कितना निकालेंगी, वो होगा पर मिनट 125 ml। 1 लीटर ब्लड को छानती है हमारी किडनी 1 मिनट में, और जब 1 लीटर ब्लड को छानती है तो उसमें से 125 ml वो छानकर अलग निकाल लेती है और बाकी को जाने देती है। ये थोड़ा दिमाग में डालना है, इंपॉर्टेंट है, बात समझने की कोशिश करना। किडनी के लिए पर मिनट कितना ब्लड इनपुट हुआ, पर मिनट 1 लीटर, लगभग 1 लीटर आया। अब इसमें से 120 ml तो उसने अलग निकाल लिया और बाकी का जो है वो आपको छोड़ दिया। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 875 ml, ये यहां से चला जाएगा। 125 ml आ गया आपके किडनी के फिल्टर में, मतलब नेफ्रॉन्स के पास आ गया, जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उनके पास आ गया 125 ml। ये 125 ml की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, पर मिनट कितना फिल्ट्रेट निकालती हैं किडनी, ये 125 ml को निकालती हैं। इसको बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हमारे ग्लोमेरुलस की फिल्ट्रेशन रेट कितना है, पर मिनट कितना छान देती हैं वो निकालकर, वो 125 ml पर मिनट छान देती हैं। ब्लड कितना छानती हैं वो 1 लीटर। 1 लीटर ब्लड जब आता है तो 125 ml छानकर हमको बाहर निकाल देती हैं ब्लड में से, ब्लड के प्लाज्मा में से 125 ml किडनी में आ जाएगा छनने के बाद, बाकी का ब्लड चला जाएगा। अगर हम इसको पर मिनट 125 ml अगर ये छनकर आ जाता है ट्यूब्यूल में, और इसको अगर हम बात करें पर डे कितना करेगा, तो 125 ml पर मिनट था, ये मल्टीप्लाई बाई 60 पर आवर हो गया, मल्टीप्लाई बाई 24 अब पर डे हो गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 180 लीटर के आसपास बनता है। 180 लीटर किडनी ब्लड में से छान छान कर हमारे ट्यूबुलर पार्ट को भेज देती हैं। लेकिन 180 लीटर जितना भी छाना हमारी किडनी ने, वो पूरा का पूरा हम बॉडी से बाहर तो नहीं करते, हम तो केवल 1.5 से 2 लीटर यूरिन ही बाहर करते हैं। मतलब 180 लीटर तो छाना, लेकिन केवल 1.5 लीटर 2 लीटर हम यूरिन बाहर करते हैं। इसका मतलब जितना भी छना वो पूरा का पूरा भी बाहर नहीं जाएगा, उसका 99% पार्ट दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये रीएब्जॉर्प्शन का काम करेंगे हमारे पीसीटी, हैनले लूप और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ये सब मिलकर 180 लीटर को वापस एब्जॉर्ब करके केवल 1.5 से 2 लीटर पानी को ही बॉडी से बाहर जाने देंगे, जिसमें घुला हुआ होगा यूरिया। उसमें क्या घुला हुआ होगा, यूरिया। और ध्यान देना, यूरिया भी 100% हमारी बॉडी बाहर नहीं करती, बहुत सारे यूरिया को तो वापस एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि हमारे बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी चेंज ना हो। हमको थोड़ा सा ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन करना है। कभी भी छन तो गया यूरिया, लेकिन पूरे यूरिया को बाहर नहीं करते, थोड़ा सा यूरिया हमको बचा के रखना पड़ता है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये हमारा पीसीटी, हैनले लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब 99% इस फिल्ट्रेट को वापस रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, और केवल 1.5 से 2 लीटर यूरिन ही हम पर डे बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब पहले तो फिल्ट्रेशन हुआ, पहले तो क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन कितना हुआ पर डे, 180 लीटर हो गया। भाई पर मिनट 125 ml हो रहा था, आप तो इसको याद रखो, ये हमारा GFR है। GFR हमारा कितना है,
ग्लोमेरुलर की फिल्ट्रेशन रेट कितनी है 125 ml पर मिनट। ये हमारा जीएफआर है, हमारी किडनी का पावर है जब किडनी नॉर्मल है तो। और इसके बाद जब फिल्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद होता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है, पीसीटी भी करेगा, हैनले लूप भी करेगा, डीसीटी भी करेगा, कलेक्टिंग डक्ट भी करेगा। 99% पार्ट रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, 1% आगे बढ़ेगा केवल, और ये फिर बाद में रिलीज हो जाएगा आपकी बॉडी से। लेकिन इसके दौरान जो ट्यूब्यूल्स हैं हमारे, जो जहां से होके ये पूरा यूरिन गुजर रहा है, वहां से भी कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा केमिकल जो भी है उसको भी यूरिन में मिक्स किया जाता है खुद हमारे ट्यूब्यूल की वॉल से। ट्यूबुलर वॉल एक्चुअली कंपोज्ड बाय द cuboidal tissue, so they have the power of secretion also. They will perform absorption, but they will also release some additional material into the urine, and that is the tubular secretion. तो यहाँ tubular secretion भी देखने को मिलता है, तो ट्यूब्यूल भी सीक्रेट कर देगी और फाइनली जो कुछ भी यूरिन अब बना उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। पहले जाएगा रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस में जाएगा, रीनल पेल्विस से जाएगा यूरेटर में, यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से जाएगा थ्रू द यूरेथ्रा, ये बॉडी के बाहर हो जाएगा। ये 3 स्टेप में पूरा काम होता है। नंबर 1 फिल्ट्रेशन, नंबर 2 रीएब्जॉर्प्शन, एंड नंबर 3 ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन, ट्यूबुलर सेल will also secrete some extra chemical into the urine, so this step is also important. और फाइनली जब तीनों काम हो जाएंगे उसके बाद यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे कि पीसीटी क्या चीज एब्जॉर्ब करेगी, हैनले लूप क्या एब्जॉर्ब करेगा, डीसीटी क्या एब्जॉर्ब करेगी, कलेक्टिंग डक्ट क्या एब्जॉर्ब करेगी। अलग अलग फंक्शन हमको इन सब पार्ट के देखने पड़ेंगे, कौन क्या क्या एब्जॉर्ब करता है, कैसे होता है, क्या एक्टिव होता है कि पैसिव होता है, ये भी हमको थोड़ा सा बात करना होगा। तो इसके लिए थोड़ा हमको कल की क्लास तक इंतजार करना पड़ेगा। कल हम बात करेंगे द फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के अलग अलग पार्ट के क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन क्या क्या एब्जॉर्ब करता है, उसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि आज आपका जीएफआर, तीनों स्टेप्स, और हमारा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या होता है, वो मैंने समझाने की कोशिश किया। वासा रेक्टा मैंने समझाने की कोशिश किया। इवन मैंने जेजीए का भी नाम आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, और जेजीए क्या करेगा वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। जेजीए इंपॉर्टेंट था। एफरेंट एट्रियोल और डीसीटी, इनकी जो सेल हैं जहां पे वो टच करती हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा टच करती हैं, वो टिश्यू एक स्पेशल बन जाता है, और वहां से कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं जो जीएफआर को कंट्रोल करते हैं, हमारे किडनी की फिल्ट्रेशन रेट को कंट्रोल करता है वो जेजीए। जेजीए विल कंट्रोल द जीएफआर। कल हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो थोड़ा एक्सक्रीशन ऐसा नहीं है, सिंपल पार्ट आपका चला गया, थोड़ा सा इसको समझने वाला पार्ट है, तो कल की क्लास में इसको करेंगे। ओके।